अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाय हेलो। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अबू धाबी यूएसए प्री क्लियरेंस जो स्टार्ट किया है यूएसए वालों ने। ये अराउंड 2014 में शायद स्टार्ट हुआ था। 2015 में तो मैंने इसको प्री क्लियरेंस करवाया था। तो आज इस पे बात करते हैं। चैनल को आगे, वीडियो को आगे ले जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह से। मेरी पुरानी वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ इसको लेकर। सिर्फ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मौसूल होती रहें। 2014 में या 2015 में शायद 2015 में तो मैंने ये किया था, प्री क्लियरेंस लिया था अबू धाबी से। शायद 2014 में यूएसए ने स्टार्ट की थी ये एक्टिविटी कि जो भी क्लियरेंस होगी, इमिग्रेशन जो होगी वो अबू धाबी से होगी। और आपको जाके मतलब जो भी आपका डेस्टिनेशन है, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, ह्यूस्टन हो, कुछ भी हो, तो वो आप अगर इतिहाद एयरलाइन से फ़्लाइट लेते हैं तो अबू धाबी में आपकी प्री क्लियरेंस हो जाती है। मतलब आपका सारा इमिग्रेशन प्रोसेस, आपकी स्क्रीनिंग, आपका इंटरव्यू जो भी है वो अबू धाबी में ही हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से कराची से मैंने फ़्लाइट ली थी न्यूयॉर्क के लिए, तो अबू धाबी में मेरा 4 घंटे का स्टे था। और 4 घंटे के स्टे के दौरान ही मेरा जो है इमिग्रेशन हो गया था। जो भी इंटरव्यू था, जो उन्होंने सवाल जवाब करने थे, बड़ा इजी था वो। और जब मैं लैंड हुआ हूँ न्यूयॉर्क में, तो बिल्कुल मैं डोमेस्टिक जो पैसेंजर होता है उसकी तरह लैंड हुआ। लैंड होते ही मैंने अपना बस लगेज उठाया और मैं बाहर था। मतलब कोई सवाल जवाब नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, कोई मशीन के थ्रू गुजरना नहीं, बस जहाज़ से उतरे, जाएं, अपना सामान उठाएं और बाहर चले जाएं। इसी तरह जब हम नॉर्मल इमिग्रेशन लेते हैं तो हम ज़्यादा जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं शिकागो गया है लास्ट ईयर, तो उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, तो जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो उधर इमिग्रेशन हुआ शिकागो में, तो शिकागो में ज़ाहिर है उनके पास टाइम बहुत होता है और कुछ करने को भी नहीं होता है, तो वो सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं। बिठा भी लेते हैं वो 1-1.5 घंटा, फिर वो आपके मोबाइल स्क्रीनिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ तक कि जब अबू धाबी में मैंने करवाया था तो मुझसे 1-2 सवाल हुए बस, खाली कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब वापसी है, टिकट चेक किया, होटल बुकिंग चेक की, और बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। लेकिन इसके अब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि पहले तो फ़ायदे जान लेते हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ से करवा रहे हैं डायरेक्ट इमिग्रेशन शिकागो में या न्यूयॉर्क में, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ कोई लगेज में प्रॉब्लम होती है, टिकट में प्रॉब्लम होती है, या उनको कोई डाउट होता है, तो आपको वहाँ से 25 घंटे वहाँ पहुँचने के बाद वापस 25-30 घंटे लग ही जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि 15-18 घंटे की फ़्लाइट होती है, फिर बीच में स्टॉप ओवर्स होते हैं, फिर आपको घर से भी एयरपोर्ट 3-4 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। तो वो तकरीबन 28-30 घंटे तकरीबन अराउंड लग ही जाते हैं। और वहाँ जाके फिर आपको पता चले कि आपके टिकट में प्रॉब्लम है। जैसे मेरा इस बार शिकागो जब मैं गया था तो टिकट में प्रॉब्लम हो गया था, बट द ऑफिसर वॉज काइंड इनफ कि उसने मुझे एंट्री दे दी। वरना नॉर्मली ऐसी कंडीशन में ये होता है कि वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो 28-30 घंटे के बाद वैसे भी आप जो इतनी लंबी फ़्लाइट लेने के बाद आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी से बात करने का, आप चाहते हो आप अपने होटल रूम जाओ और वहाँ पे आराम करो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई तो। एज़ कम्पेयर टू अबू धाबी में ये है कि आप गए 2-3 घंटे, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटे की फ़्लाइट है, आपने ली, वहाँ जाके आपका इमिग्रेशन हो गया, अगले 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा आपको एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। और खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ कमी पेशी होती है, कोई टिकट में प्रॉब्लम होता है, या उनको डाउट होता है, या उनको एंट्री नहीं देनी होती है, एंट्री भी डिनाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया है यूएसए का तो आप बस मुँह उठाए और अमेरिका चल दिए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है एम्बेसी में वीज़ा के लिए, उससे ज़्यादा सवाल शायद कभी कभार वो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, और उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो दूसरे जहाज़ में आपको बैठा के वापस घर भेज दें। तो उसके लिए मैं एक और मज़ीद वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि डिपोर्टेशन के बेसिस पे हो सकती है, क्या चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए, क्या नहीं लेके जानी चाहिए। अब आते हैं अबू धाबी से। जो प्री क्लियरेंस है वो आप बस यहाँ से गए, कराची से आपने अबू धाबी की फ़्लाइट ली, अबू धाबी पे आपका 4-5 घंटे का स्टे रखें आप, वो जो होता है ले ओवर पीरियड, उसमें आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। उसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभार तो ऐसा भी होता है डायरेक्ट जाने देते हैं। और अगर आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन में जो वेरिफिकेशन इसको ही कहते हैं, अगर आपको वेरिफिकेशन में ये ले भी जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड सवाल होते हैं, और आप भी जो है ना थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं।
वो इसलिए कंफर्टेबल होते हैं कि आप 4-5 घंटे पहले ही घर से निकले हुए होते हैं। दूसरी बात है, इतनी थकावट नहीं हुई हुई होती। तीसरी बात ये है कि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होते हो ना कि अगर एंट्री नहीं भी मिली तो मैं 4 घंटे में वापस आ जाऊँगा और 2 घंटे की फ़्लाइट लेके वापस आ जाऊँगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉर एग्जाम्पल शिकागो या न्यूयॉर्क डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ डिपोर्टेशन होती है, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। फिर आपकी फ़्लाइट और फिर आपको 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे वापस आना, इतने थके हुए वैसे ही आप गए हुए होते हैं। तो इतिहाद जो है, मैं प्रेफरेंस देता हूँ इसको कि आप अबू धाबी से क्लियरेंस करवाएं, बहुत बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। एक तो आप वहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर उतरते हैं, दूसरा ये है कि आपकी इमिग्रेशन वगैरह सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती है। तीसरी बात ये है कि 4 घंटे का या 5 घंटे का स्टे होता है, उसी दौरान उन्होंने काफ़ी पैसेंजर्स को डील करना होता है। फॉर एग्जांपल 300-400 पैसेंजर होते हैं तो उनको ही डील करना होता है, तो इतना टाइम नहीं लेते, तो वो काफ़ी स्पीड अप प्रोसेस होता है। और अगर खुदा न खास्ता एंट्री डिनाई भी होती है तो आप 4-5 घंटे में अपने घर वापस आ सकते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि सर पहले तो टिकट महंगा है इतिहाद का। इतिहाद प्री क्लियरेंस का जो टिकट है वो महंगा है। अगर आप टर्किश एयरलाइन की भी बात करें तो टर्किश एयरलाइन से अगर कंपेयर करता हूँ मैं, तो जो टिकट मुझे नेक्स्ट मंथ का ह्यूस्टन के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 2,20,000 रुपये में। और वो डायरेक्ट यहाँ से कराची टू तुर्की में 4 घंटे का स्टे और फिर डायरेक्ट ह्यूस्टन है, तो 21 घंटे की फ़्लाइट है। और इसी तरह अगर मैं इतिहाद से लेने जा रहा हूँ तो इतिहाद की फ़्लाइट मुझे मिल रही है 3 लाख से स्टार्टिंग है वो, और वो मुझे मिल रही है तकरीबन 3,20,000, 3,10,000, 3 लाख, इस तरह स्टार्टिंग हो रही है। और उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ह्यूस्टन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट, वन स्टॉप फ़्लाइट नहीं है इनकी। मतलब यहाँ से अबू धाबी जाना, अबू धाबी से न्यूयॉर्क या शिकागो में स्टे है 4-5 घंटे का, फिर वहाँ से जो है लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो फिर ह्यूस्टन लेके जाएगी। तो अगर ह्यूस्टन वगैरह आपकी डेस्टिनेशन है, डैलस है, ह्यूस्टन है, इस तरह के पोर्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको बहुत लंबी फ़्लाइट हो जाती है। तकरीबन फ़्लाइट है मेरी कुछ 34 घंटे की, जिसमें 5 घंटे का अबू धाबी में स्टे है, 4 घंटे का न्यूयॉर्क में स्टे है, उसके बाद फिर ह्यूस्टन पहुँचाएगी। और इसी तरह अगर तर्कीश की बात करो तो यहाँ से तुर्की से 5 घंटे का स्टे और 21 घंटे की फ़्लाइट है, ये 34 घंटे की फ़्लाइट है। एक तो फ़्लाइट टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो प्राइस कंपैरिजन है वो काफ़ी फ़र्क है। 2,20,000 और 3,20,000 या 3,10,000, तो 1 लाख रुपए का फ़र्क है। लेकिन अगर आप डाउटफुल हैं कि भाई एंट्री मिल सकती है, नहीं मिल सकती, डिनाई भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर बेहतर यही होता है कि आप इतिहाद एयरलाइन ले लें। बहुत अच्छा है, सिंपल प्रोसीजर है, छोटा स्टाफ होता है, कम स्टाफ होता है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनको पता है कि भाई 3 घंटे में हमें फारग करना है, क्योंकि 4 घंटे बाद इसकी फ़्लाइट है, चौथे घंटे इसकी फ़्लाइट है। वो खुदा न खास्ता डिनाई हो भी जाती है तो आपको मालूम है कि भाई मैं 4 घंटे में अपने घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि लाइफ डजन हैंडी है ना। तो नहीं मिलती एंट्री तो कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, बाद में आप अपील कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है इतिहाद जो है वो काफ़ी प्रेफरेबल है, लेकिन वो 1-2 बंदे होते हैं तो फिर भी बंदा कॉस्ट मैनेज कर लेता है कि 2 लाख का फ़र्क आ जाएगा 2 टिकट पे। लेकिन अगर 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, 7 लोगों की फैमिली है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। और इतिहाद पे फ़्लाइट्स भी जो हैं वो अपने हिसाब से मुश्किल ही मिलती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को डेट को एडजस्ट करना पड़ता है, टाइमिंग आने जाने की एडजस्ट करना पड़ता है। और फ़र्क तो है, काफ़ी फ़र्क है। लेकिन वैसे आप अगर पहली बार जा रहे होते तो उसमें वो डेस्टिनेशन पे भी अगर आपके इमिग्रेशन करा रहे होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता और फैमिली साथ होती है तो। लेकिन आप जब रिपीटेडली जा रहे होते हैं तो सवाल जवाब होते हैं। जैसे मैं 2015 में गया था और 2015 के बाद अभी मैं 2022 में गया हूँ, तो फिर भी सवाल जवाब हुए, काफ़ी हुए, क्योंकि मैंने शिकागो से ही कराया था इमिग्रेशन। वो काफ़ी फ्री लग रहे थे ऑफिसर्स जो थे, और ज़ाहिर है उनको ऑफिस टाइम होता है, उनको उनको पूरा करना है, रश तो था नहीं इतना एयरपोर्ट पे। तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया इमिग्रेशन में क्लियर होने में, वेरिफिकेशन में ले गए थे, फिर वहाँ पे वो फ़ोन चेक हुए, ये सब हुए। तो मेरे तो फ़ोन में ऐसा कुछ था नहीं, मैं वैसे ही घूमने के लिए गया हुआ था, तो मेरे फ़ोन में तो ऐसा कुछ उनको मिला नहीं है, सामान चेक किया नहीं उन्होंने, और मेरा थोड़ा टिकट में भी इशू था। तो इसी वजह से लोग जो है ना एहतियात को प्रेफरेंस इसलिए भी देते हैं कि अगर टिकट में कोई इशू हो जाए, क्योंकि मैंने 15 दिन का स्टे का करवाया था, मेरा टिकट जो बन गया था वो 45 दिन का बन गया था। तो 45 दिन, ऑब्वियस ही बात है, किसी को भी डाउट हो सकता है कि भाई 45 दिन स्टे के लिए क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने तो टिकट चेंज करा के मैं 12 दिन में, 13 दिन में वापस आ गया था।
लेकिन ये चीज़ें मामलात होते हैं ट्रैवल के दौरान ना, कोई चीज़ ऐसी हो आपके पास जिसकी वजह से उनको डाउट हो या कोई डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। इसके ऊपर हम एक और मज़ीद वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि डिपोर्टेशन किस वजह से हो सकती है, आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं कैरी करना चाहिए, ताकि आपकी डिपोर्टेशन का प्रॉब्लम ना हो। आपको कोई इमिग्रेशन अगर आपको वेरिफिकेशन में लेके भी जाते हैं, सेकेंडरी इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं ये लोग, उसमें लेके भी जाते हैं, तो आपको कोई हज़ल ना हो वहाँ पे, आप सुकून से अपना इमिग्रेशन क्लियर करें। नॉर्मली अब तो इतना नहीं करते, वो डायरेक्ट जाने ही देते हैं ज़्यादातर। अगर फैमिली के साथ हो, पहली दफ़ा हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि यार पहली बार वीज़ा मिला है, इसको पहली बार आ रहा है। लेकिन अब मेरा रिपीटेडली होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और थोड़ा स्टे करके दोबारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 6 महीने पहले गया हूँ, तो मुझे जाना चाह रहा हूँ मैं घूमने के लिए दोबारा 10-15 दिन के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो इमिग्रेशन पे ये सवाल करने के बार बार घूमने क्यों आ रहे हो। तो ये चीज़ें सारे मामलात हैं। तो मज़ीद इस पे वीडियो बनाएंगे डिपोर्टेशन के हवाले से भी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी, आप लोग का प्यार है ये, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब व्यू कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मज़ीद आपको वीडियो जो जो बनाता रहूँ वो आपको मिलती रहे बर वक्त। और ये आप लोग के लिए वीडियो बनती है, और क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था मेरा, वो मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो मैं गया ही नहीं 5 साल। तो उसके हवाले से भी, कनाडा के वीज़े के हवाले से, यूएसए के वीज़े के हवाले से, यूरोप और ट्रैवलिंग वगैरह की जो भी चीज़ें होती है, इमिग्रेशन प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से आपको वीडियोस मौसूल होती रहेंगी। तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।